नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और सच्ची क्राइम स्टोरी सीरीज में। मैं हूं आपका होस्ट उत्तम कुमार सिंह और आप सुन रहे हैं क्राइम की कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दिसंबर की सर्द रात थी। उत्तराखंड के छोटे से शहर जसपुर में सन्नाटा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। काशीपुर जसपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर कभी कभार गुजरने वाले वाहनों की आवाज उस सन्नाटे को चीर देती थी और फिर सब कुछ पहले जैसा शांत हो जाता था। सड़क के किनारे स्थित शेर अली बाबा की मजार के आसपास हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। दिन में यहाँ श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती थी, मगर रात के इस पहर वहां वीरानी पसरी हुई थी। इसी वीरानी के बीच अचानक एक राहगीर की नजर सड़क किनारे पड़े किसी साए पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई शराबी व्यक्ति गिरा पड़ा है, मगर जब वह थोड़ा पास गया तो उसके कदम ठिठक गए। जमीन पर पड़ा वह आदमी खून से लथपथ था और बिल्कुल निश्चल। राहगीर के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कांपते हाथों से तुरंत अपना मोबाइल निकाला और थाना कुंडा में फोन मिला दिया। हेलो, पुलिस स्टेशन? उसकी आवाज घबराहट से कांप रही थी। जी बोलिए। ये शेर अली बाबा की मजार के पास सड़क किनारे एक आदमी की लाश पड़ी है। लगता है एक्सीडेंट हुआ है। फोन कटते ही पुलिस मशीनरी हरकत में आ गई। थाना कुंडा के थाना प्रभारी रमेश तनवार उस समय अपने कार्यालय में ही मौजूद थे। सूचना मिलते ही उन्होंने तुरंत पुलिस टीम को तैयार होने का आदेश दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस की जीप सायरन बजाती हुई अंधेरे को चीरती हुई मजार की ओर बढ़ रही थी। जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो सड़क किनारे पहले से कुछ लोग जमा हो चुके थे। पुलिस की जीप रुकते ही थाना प्रभारी रमेश तनवार उतरकर सीधे उस जगह की ओर बढ़े जहां लाश पड़ी थी। सड़क के किनारे पड़ा वो आदमी बुरी तरह घायल था। उसके कपड़े खून से भीग चुके थे और शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी तेज रफ्तार वाहन ने उसे कुचल दिया हो। थाना प्रभारी ने झुककर लाश को ध्यान से देखा। लगता है एक्सीडेंट का मामला है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, लेकिन उनकी अनुभवी आंखें केवल दुर्घटना पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा। कोई पहचानता है इसे? भीड़ में मौजूद लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, मगर किसी ने भी आगे बढ़कर उसे पहचानने की कोशिश नहीं की। नहीं साहब, हमने पहले कभी नहीं देखा, एक व्यक्ति बोला। थाना प्रभारी ने पुलिस कर्मियों को इशारा किया। जेब चेक करो। एक कांस्टेबल ने सावधानी से मृतक की जेबों की तलाशी ली। कुछ सिक्के और एक मुड़ी तुड़ी पर्ची मिली। पर्ची पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। थाना प्रभारी ने वह पर्ची अपने हाथ में ली और नंबर को ध्यान से देखा। किसका नंबर है, पता लगाते हैं, उन्होंने कहा और अपने मोबाइल से वो नंबर डायल कर दिया। कुछ सेकंड तक फोन की घंटी बजती रही। फिर दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई। हेलो, देखिए, मैं थाना कुंडा से थाना प्रभारी बोल रहा हूं, रमेश तनवार ने गंभीर स्वर में कहा। फोन के उस पार हल्की सी चुप्पी छा गई। जी कहिए, महिला ने सावधानी से पूछा। हमें शेर अली बाबा की मजार के पास एक आदमी की लाश मिली है। उसकी जेब से ये मोबाइल नंबर मिला है। क्या आप बता सकती हैं कि ये नंबर किसका है? महिला कुछ क्षण तक चुप रही, फिर बोली, ये नंबर मेरा है। मैं शाहाना परवीन बोल रही हूं। आप कहाँ रहती हैं? जसपुर, मोहल्ला छिपियान। थाना प्रभारी ने अगला सवाल पूछा। आपके घर में नवाब नाम का कोई व्यक्ति है? महिला अचानक चौकन्नी हो गई। जी, नवाब मेरे पति हैं, लेकिन आप मेरे पति के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? रमेश तनवार ने गहरी सांस ली। दरअसल जिस व्यक्ति की लाश हमें मिली है, उसके हुलिये से लगता है कि वह आपके पति हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप आकर पहचान कर लें। यह सुनते ही फोन के उस पार से अचानक सिसकियों की आवाज आने लगी, क्योंकि थाना प्रभारी ने जो हुलिया बताया था वह नवाब से काफी मिलता जुलता था। और सबसे बड़ी बात, नवाब उस समय घर पर भी नहीं था। कुछ ही देर बाद जसपुर के मोहल्ला छिपियान में
एक घर के बाहर अफरातफरी मच गई। शाहाना परवीन जोर जोर से रो रही थी। उसकी आवाज सुनकर परिवार के लोग और मोहल्ले वाले घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। क्या हुआ शाहाना, क्यों रो रही हो? सिसकियों के बीच उसने पुलिस वाले की बात सबको बता दी। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। रात का वक्त था, मगर मामला गंभीर था। इसलिए कुछ लोग तुरंत शाहाना के साथ गाड़ी लेकर शेर अली बाबा की मजार की ओर निकल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो पुलिस अभी भी मौके पर मौजूद थी। थाना प्रभारी ने उन्हें लाश के पास ले जाकर कहा, देखिए, पहचान लीजिए। जैसे ही शाहाना की नजर लाश पर पड़ी, वह चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी। नवाब, उसकी चीख रात के सन्नाटे को चीर गई। वो सचमुच उसका पति नवाब ही था। पुलिस ने परिवार के लोगों को थोड़ा संभलने का समय दिया। फिर थाना प्रभारी ने उनसे कुछ जरूरी सवाल पूछने शुरू किए। नवाब यहां कैसे आया था? परिवार के लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हमें नहीं पता साहब, नवाब के एक रिश्तेदार ने कहा। उन्होंने बताया कि नवाब का हरिद्वार और लक्सर में ट्रांसपोर्ट का कारोबार था। काम के सिलसिले में उसका आना जाना लगा रहता था और घर आने का कोई तय समय नहीं होता था। कभी कभी वो कई दिनों बाद घर लौटता था। आज दिन में आया था? पुलिस ने पूछा। जी, आज आया था, लेकिन फिर शाम को कहीं चला गया। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं। थाना प्रभारी ने सड़क की तरफ देखा। दृश्य ऐसा लग रहा था मानो किसी वाहन ने टक्कर मार दी हो। मगर एक सवाल अभी भी हवा में तैर रहा था। नवाब यहां तक पहुंचा कैसे? रात काफी हो चुकी थी। प्रारंभिक पूछताछ के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए काशीपुर भेज दिया। मगर थाना प्रभारी रमेश तनवार के मन में कहीं न कहीं एक शक पल रहा था। कई वर्षों के अनुभव ने उन्हें सिखा दिया था कि हर हादसा वास्तव में हादसा नहीं होता। कभी कभी दुर्घटना के पीछे एक गहरी साजिश भी छिपी होती है। अगली सुबह सूरज निकलते ही पुलिस टीम फिर उसी जगह पहुंची जहां नवाब की लाश मिली थी। सड़क के दोनों किनारों को बारीकी से खंगाला गया। कांस्टेबल झाड़ियों के बीच झुक झुक कर कुछ ढूंढ रहे थे, मगर काफी खोजबीन के बावजूद वहां से कोई खास सुराग नहीं मिला। एक और अजीब बात सामने आई। नवाब का मोबाइल फोन गायब था। थाना प्रभारी ने माथे पर बल डाले। अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो मोबाइल कहीं न कहीं मिल जाता। उनके दिमाग में शक की परतें गहराने लगी। पुलिस ने नवाब के परिवार से फिर से बातचीत की। परिवार वालों ने साफ कहा, नवाब की किसी से दुश्मनी नहीं थी। वो मिलनसार आदमी था, हर किसी से हंसकर मिलता था। फिर कोई उसे क्यों मारना चाहेगा? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने एक कदम उठाया। नवाब के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया गया। कुछ ही समय में उसकी कॉल डिटेल्स निकलवा ली गई। रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस के सामने एक नई दिशा खुल गई। 8 दिसंबर को नवाब ने कुछ नंबरों पर कई बार बात की थी। उन नंबरों की जांच शुरू हुई और इसी जांच के दौरान 2 नंबर ऐसे सामने आए जिन पर पुलिस की नजर टिक गई। एक नंबर रामपुर जिले के बैजनी गांव के रहने वाले खालिद का था। दूसरा नंबर मुरादाबाद जिले के रोशनपुर बहेड़ी गांव के उस्मान का। अब पुलिस को इन दोनों से पूछताछ करनी जरूरी लगने लगी। एसएसपी केवल खुराना को जब इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत एक विशेष टीम गठित कर दी। टीम की जिम्मेदारी थाना प्रभारी रमेश सिंह को सौंपी गई। टीम में एसआई अशोक कुमार, कांस्टेबल मनोज कोहली, खेम सिंह, जगत सिंह आदि को शामिल किया गया। पुलिस टीम सबसे पहले खालिद के गांव पहुंची, लेकिन वहां जाकर पता चला कि वो कई दिनों से घर नहीं आया था। फिर पुलिस उस्मान के गांव पहुंची, मगर वह भी वहां मौजूद नहीं था। दोनों के गायब होने से पुलिस का शक और गहरा गया। जांच के दौरान पता चला कि दोनों काशीपुर में नौकरी करते हैं, खालिद हमदम अस्पताल में और उस्मान सनराइज अस्पताल में। पुलिस टीम तुरंत काशीपुर पहुंच गई, लेकिन वहां भी दोनों नहीं मिले। अस्पताल वालों ने बताया वे कई दिनों से ड्यूटी पर नहीं आए हैं।
अब मामला और भी रहस्यमय हो गया। दो संदिग्ध, दोनों अचानक गायब। पुलिस को अब यकीन होने लगा कि यह मामला साधारण दुर्घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश छिपी हो सकती है। पुलिस ने दोनों की तलाश में मुखबिर लगा दिए। दिन बीतते गए, मगर उनका कोई सुराग नहीं मिला। फिर करीब 2 हफ्ते बाद एक मुखबिर ने पुलिस को खबर दी, खालिद और उस्मान काशीपुर बस अड्डे पर कहीं जाने की फिराक में बैठे हैं। ये खबर मिलते ही पुलिस टीम हरकत में आ गई। कुछ ही देर में पुलिस की जीप काशीपुर बस अड्डे की ओर दौड़ रही थी। बस अड्डे पर हल्की भीड़ थी। लोग अपनी अपनी बसों का इंतजार कर रहे थे। एक कोने में लगी बेंच पर 2 युवक बैठे थे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। पुलिस ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वो खालिद और उस्मान ही थे। पुलिस टीम तेजी से उनकी ओर बढ़ी। खालिद, उस्मान दोनों चौंक कर खड़े हो गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों में पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और उन्हें सीधे थाना कुंडा लाया गया। थाना कुंडा के पूछताछ कक्ष में उस समय भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। कमरे की दीवार पर लगी ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी में खालिद और उस्मान के चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। दोनों के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, जबकि दिसंबर की सर्दी अपने पूरे शबाब पर थी। उनके सामने कुर्सी पर बैठे थे थाना प्रभारी रमेश तनवार। उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी जो किसी अनुभवी पुलिस अधिकारी की पहचान होती है। कुछ क्षण तक कमरे में कोई आवाज नहीं हुई। फिर रमेश तनवार ने धीमे लेकिन सख्त स्वर में पूछा, बताओ, नवाब को क्यों मारा? यह सवाल सुनते ही दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। खालिद ने पहले तो नजरें झुका ली, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई। साहब, हमने नवाब को अपने मन से नहीं मारा, उसने कांपती आवाज में कहा। रमेश तनवार की नजरें तेज हो गई। तो किसके कहने पर मारा? खालिद ने एक पल के लिए उस्मान की ओर देखा। दोनों के बीच जैसे कोई मौन संवाद हुआ। फिर खालिद ने धीरे से कहा, सर, नवाब की हत्या उसके ही जानने वाले एक आदमी ने करवाई थी। कौन? कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर खालिद के मुंह से एक नाम निकला, सरफराज। यह नाम सुनते ही कमरे में मौजूद सभी पुलिसकर्मी एक दूसरे की ओर देखने लगे। रमेश तनवार ने तुरंत अगला सवाल किया, सरफराज कौन है? उस्मान बोला, साहब, वही जसपुर के मोहल्ला छिपियान का रहने वाला सरफराज, जिसने हमें पैसे देकर नवाब को खत्म करने को कहा था। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी, लेकिन पुलिस केवल बयान के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी। सरफराज एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखता था और समाज में उसकी अच्छी पहचान थी। इसलिए पुलिस को पहले ठोस सबूत जुटाने थे। सबसे पहले पुलिस ने सरफराज के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस के सामने एक बेहद दिलचस्प तथ्य आया। एक ऐसा नंबर था जिस पर सरफराज दिन में कई कई बार बात करता था, कभी 20 बार, कभी 30 बार और कई बार तो 40 बार तक। जब उस नंबर की जांच की गई तो पता चला वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि शाहाना परवीन का था। यानी वही शाहाना जिसका पति नवाब अब इस दुनिया में नहीं था। अब पुलिस के सामने तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आने लगी थी। एक तरफ नवाब की मौत, दूसरी तरफ उसकी पत्नी और सरफराज के बीच हजारों फोन कॉल्स। जांच की दिशा अब बदल चुकी थी। पुलिस टीम तुरंत मोहल्ला छिपियान पहुंची। सरफराज का घर उसी मोहल्ले में था। जब पुलिस वहां पहुंची तो सरफराज घर पर ही मौजूद था। दरवाजे पर पुलिस को देखते ही उसका चेहरा अचानक फीका पड़ गया। सरफराज, जी मैं ही हूं, उसने घबराते हुए कहा। तुम्हें कुछ पूछताछ के लिए थाने चलना होगा। सरफराज ने एक पल के लिए खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर बाद पुलिस उसे अपने साथ थाना कुंडा ले आई।
थाने में पूछताछ शुरू हुई। क्या तुम नवाब को जानते थे? रमेश तनवार ने पूछा। जी, जानते थे। सरफराज बोला, वह मेरा दोस्त था। और शाहाना? सरफराज कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, वो भी मेरी जान पहचान की है, बस दोस्ती है। थाना प्रभारी ने मेज पर एक फाइल रखी, उसमें कॉल डिटेल्स की रिपोर्ट थी। ये देखो। सरफराज ने कागज पर नजर डाली। उसके चेहरे का रंग बदल गया। रिपोर्ट में साफ लिखा था, एक साल में 12,995 कॉल्स। इतनी कॉल्स किसी सामान्य दोस्ती में नहीं होती। अब सरफराज के पास सफाई देने के लिए ज्यादा शब्द नहीं बचे थे। फिर भी उसने कोशिश की। साहब, दोस्ती थी, इसलिए बात हो जाती थी। और नवाब की हत्या? रमेश तनवार ने सीधे पूछा। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। सरफराज अभी भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। अब पुलिस ने अगला कदम उठाया। शाहाना परवीन को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। जब वह थाने पहुंची तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उससे कई सवाल पूछे गए। तुम सरफराज को कब से जानती हो? बस मोहल्ले का है, बचपन से जानती हूं। इतनी ज्यादा बातें क्यों होती थी? बस यूं ही। शाहाना हर सवाल को घुमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस को अब लगभग यकीन हो चुका था कि इस कहानी में कुछ बहुत गहरा छिपा हुआ है। आखिरकार रमेश तनवार ने आखिरी दाव चला। उन्होंने शाहाना से कहा, तुम्हारा प्रेमी सरफराज सब कुछ बता चुका है। यह सुनते ही शाहाना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस उसे सरफराज के सामने ले आई। दोनों आमने सामने बैठे थे। कुछ क्षणों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक सरफराज की हिम्मत टूट गई। उसने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, साहब, नवाब को मरवाने की बात सही है। कमरे में मौजूद सभी पुलिसकर्मी चौकन्ने हो गए। लेकिन यह सब मैंने अकेले नहीं किया। तो किसके कहने पर किया? रमेश तनवार ने पूछा। सरफराज ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी नजर शाहाना पर पड़ी और फिर उसने वो सच बोल दिया। ये सब शाहाना के कहने पर हुआ था। ये सुनते ही शाहाना की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही देर बाद उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब पुलिस के सामने पूरी कहानी खुलने लगी थी। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत कई साल पहले स्कूल के दिनों में हुई थी, और वही अधूरी मोहब्बत धीरे धीरे एक खतरनाक साजिश में बदल गई थी। उत्तराखंड के शहर जसपुर के मोहल्ला छिपियान में हाजी फिदा हुसैन का परिवार रहता था। फिदा हुसैन शहर के सम्मानित व्यापारियों में गिने जाते थे। उनका लकड़ी का कारोबार था और समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। परिवार बड़ा था। घर में कुल 7 सदस्य रहते थे। उनकी दूसरी बेटी थी शाहाना। शाहाना बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। पहले उसने मदरसे में पढ़ाई की। बाद में फिदा हुसैन ने उसका दाखिला फैजाम इंटर कॉलेज में करा दिया। उसी कॉलेज में एक और लड़का पढ़ता था, सरफराज। सरफराज मोहल्ले के ही रहने वाले शब्बीर मास्टर का बेटा था। शब्बीर मास्टर प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे और शहर में उनका काफी सम्मान था। सरफराज उनके 3 बेटों में सबसे छोटा था। दोनों परिवार पड़ोसी थे, इसलिए एक दूसरे के घर आना जाना भी लगा रहता था। धीरे धीरे स्कूल के दिनों में शाहाना और सरफराज की दोस्ती गहरी होती चली गई। किताबों के बीच शुरू हुई बातें कब दिल तक पहुंच गई, शायद दोनों को खुद भी पता नहीं चला। कॉलेज की गलियों में, मोहल्ले की गलियों में, कभी किसी बहाने, कभी किसी नजर के इशारे से उनकी दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। अब दोनों के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, साथ जीने और साथ मरने की। लेकिन समाज की दीवारें अक्सर प्रेम से ऊंची होती है, और यही दीवार उनके रास्ते में भी खड़ी हो चुकी थी। एक दिन किसी के जरिए शब्बीर मास्टर को इस रिश्ते की भनक लग गई। उन्होंने सरफराज को बुलाया। क्या यह सच है कि तुम शाहाना से मोहब्बत करते हो?
सरफराज ने बिना झिझक जवाब दिया, जी अब्बू, मैं उसी से निकाह करना चाहता हूं। बेटे की ये बात सुनकर शब्बीर मास्टर ने गंभीरता से सोचा। उन्होंने तय किया कि अगर दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो बात आगे बढ़ाई जाए। इसलिए वो खुद फिदा हुसैन के घर पहुंचे। उन्होंने शाहाना और सरफराज के रिश्ते की बात रखी, लेकिन फिदा हुसैन ने साफ इनकार कर दिया। उनकी नजर में यह रिश्ता उनकी इज्जत के खिलाफ था। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, मेरी बेटी का निकाह सरफराज से नहीं होगा। फिदा हुसैन ने जिस सख्ती से शाहाना और सरफराज के रिश्ते को ठुकराया था, उसके पीछे केवल एक पिता की जिद नहीं थी। वो समाज में अपनी इज्जत और परिवार की प्रतिष्ठा को लेकर बेहद संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्हें डर था कि अगर मोहल्ले में ये बात फैल गई कि उनकी बेटी का किसी लड़के से प्रेम संबंध है, तो उनकी वर्षों की कमाई हुई सामाजिक प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। यही वजह थी कि उन्होंने बिना समय गवाए शाहाना की शादी कही और तय करने का फैसला कर लिया। कुछ ही दिनों की भागदौड़ के बाद उन्हें एक ऐसा रिश्ता मिल गया जिसे देखकर वो संतुष्ट हो गए। वो रिश्ता था जसपुर के तत्कालीन चेयरमैन मोहम्मद उमर के बेटे सलीम का। सलीम एक प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता था। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत थी और समाज में भी उस परिवार की अच्छी पहचान थी। फिदा हुसैन को लगा कि इससे बेहतर रिश्ता उनकी बेटी के लिए नहीं हो सकता। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी, शाहाना। उन्हें डर था कि कहीं शाहाना इस शादी के लिए मना न कर दे। अगर ऐसा हुआ तो बिरादरी में उनकी भारी बदनामी हो सकती थी। इसलिए उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद रिश्तेदारों को बुलाया और उनसे कहा कि वे शाहाना को समझाएं। उस शाम घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा। शाहाना को एक कमरे में बुलाया गया। बेटी, माँ बाप तुम्हारा बुरा नहीं सोचते, एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने समझाते हुए कहा। तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। शाहाना चुप बैठी रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी तैर रही थी। उसके दिल में केवल एक ही नाम था, सरफराज। लेकिन घरवालों के दबाव और रिश्तेदारों की समझाइश के सामने आखिरकार उसे झुकना पड़ा। उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, मैं शादी कर लूंगी। उसकी यह हामी सुनकर घरवालों ने राहत की सांस ली। फिदा हुसैन ने तुरंत शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उधर जब यह खबर सरफराज तक पहुंची कि शाहाना की शादी किसी और से तय हो गई है, तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बेचैन हो उठा। उसने तुरंत शाहाना से मिलने की कोशिश की। काफी कोशिशों के बाद एक दिन दोनों की मुलाकात हुई। ये सब क्या है, शाहाना? सरफराज ने दर्द भरी आवाज में पूछा। शाहाना की आंखें भर आई। मैं मजबूर हूं सरफराज। घरवालों के सामने मेरी एक नहीं चली। उसकी बात सुनकर सरफराज कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। कुछ पल बाद उसने बस इतना कहा, क्या तुम सच में मुझे छोड़कर चली जाओगी? शाहाना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही उस सवाल का जवाब थी। सन 1997 में बड़ी धूमधाम से शाहाना और सलीम का निकाह हो गया। शादी के बाद शाहाना अपने ससुराल चली गई, लेकिन निकाह के बाद भी उसके दिल से सरफराज की यादें मिट नहीं सकी। वो सलीम की पत्नी बन चुकी थी, मगर उसके दिल में सरफराज के साथ बिता हुए पल अब भी जिंदा थे। उधर सरफराज भी शाहाना को भूल नहीं पा रहा था। वो अक्सर उसे फोन करता। कभी कभी दोनों घंटों बातें करते। उनकी बातचीत में दर्द भी होता था और अधूरी मोहब्बत की कसक भी। जब भी शाहाना मायके आती, उसकी नजरें अनायास ही सरफराज को ढूंढने लगती। अगर कभी अचानक दोनों आमने सामने आ जाते तो दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती। मौका मिलने पर वे चुपके से मिल भी लेते। यही वजह थी कि शाहाना मायके आने के बाद अक्सर ससुराल वापस जाने से बचने की कोशिश करती थी। वो धीरे धीरे सरफराज के प्यार में इस कदर डूबती चली गई कि उसे अपने वैवाहिक जीवन की परवाह ही नहीं रही। आखिरकार एक दिन सलीम को इस रिश्ते की भनक लग गई। यह बात उसके लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं थी।
उसने शहाना को समझाने की बहुत कोशिश की। देखो शहाना, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब तुम मेरी पत्नी हो। लेकिन शहाना पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसका दिल अब भी सरफराज के लिए धड़कता था। काफी कोशिशों के बाद भी जब शहाना नहीं बदली तो सलीम ने एक कठोर फैसला लिया। उसने शहाना से अपना रिश्ता तोड़ दिया। सलीम से रिश्ता टूटने के बाद शहाना वापस अपने मायके आ गई। ये खबर सुनकर सरफराज के मन में उम्मीद की एक किरण जगी। उसे लगा कि अब शायद उसकी अधूरी मोहब्बत पूरी हो जाएगी। लेकिन हालात इतने आसान नहीं थे। फिदा हुसैन पहले ही बेटी के व्यवहार से परेशान हो चुके थे। मोहल्ले में तरह तरह की बातें होने लगी थी। लोग ताने मारने लगे थे। फिदा हुसैन के लिए यह सब सहना मुश्किल हो रहा था। शहाना ने अपने अब्बू पर सरफराज से निकाह करने का दबाव डाला। लेकिन अब फिदा हुसैन के दिल में सरफराज के लिए इतनी नफरत भर चुकी थी कि वो किसी भी हालत में यह रिश्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि सरफराज की वजह से ही उनकी बेटी का घर उजड़ा है। आखिरकार उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने शब्बीर मास्टर से बात की और उनसे कहा, अपने बेटे की शादी कहीं और कर दो, तभी ये मामला खत्म होगा। शब्बीर मास्टर समझदार इंसान थे। वह जानते थे कि समाज में इज्जत कितनी अहम होती है, इसलिए उन्होंने ज्यादा देर नहीं की। उन्होंने बिजनौर के स्योहारा कस्बे में एक लड़की पसंद की और जल्द ही सरफराज का निकाह वहां करा दिया। सरफराज ने पिता के दबाव में शादी तो कर ली, लेकिन दिल से वो शहाना को कभी नहीं निकाल पाया। उधर जब शहाना को सरफराज की शादी की खबर मिली तो उसे गहरा झटका लगा। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। गुस्से और दुख में उसने सरफराज से मिलना जुलना पूरी तरह बंद कर दिया। समय बीतता गया। धीरे धीरे दोनों अपनी अपनी जिंदगी में उलझ गए। इधर फिदा हुसैन अपनी जवान बेटी को घर पर बैठे देखकर परेशान रहने लगे। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी हुस्ना से कहा, शहाना को दूसरे निकाह के लिए तैयार करो, अब यही ठीक रहेगा। शहाना पहले ही भावनात्मक रूप से टूट चुकी थी। उसे भी एहसास होने लगा था कि वो हमेशा अपने माँ बाप पर बोझ बनकर नहीं रह सकती। काफी सोच विचार के बाद उसने दूसरी शादी के लिए हामी भर दी। इसके बाद फिदा हुसैन ने उसके लिए एक और रिश्ता ढूंढना शुरू किया। कुछ ही समय में उन्हें एक लड़का पसंद आ गया। वह था जसपुर के मोहल्ला जटवारा के इमरान चौक में रहने वाले मोहम्मद असलम का बेटा नवाब। नवाब एक मेहनती और समझदार युवक था। उसका ट्रांसपोर्ट का अच्छा खासा कारोबार था। उसका परिवार भी बड़ा था, 6 भाई और 4 बहनें, लेकिन सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। जब दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई तो रिश्ता तुरंत तय हो गया और फिर 17 मई 2000 को बड़ी धूमधाम के साथ नवाब और शहाना का निकाह हो गया। शादी के बाद शहाना ने सचमुच अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ने की कोशिश की। नवाब एक अच्छा इंसान था। वो शहाना का बहुत ख्याल रखता था। धीरे धीरे शहाना भी अपनी नई जिंदगी में ढलने लगी। नवाब का कारोबार अच्छा चल रहा था। आर्थिक स्थिति भी मजबूत थी। दोनों का जीवन धीरे धीरे खुशहाल होता जा रहा था। शहाना पढ़ी लिखी थी, इसलिए कुछ समय बाद उसे आंगनबाड़ी में सहायिका की नौकरी मिल गई। वो आसपास के छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। इस नौकरी की वजह से उसका घर से बाहर आना जाना भी बढ़ गया और शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कई सालों बाद सड़क पर अचानक उसका सामना फिर से सरफराज से हो गया। शहाना ने उसे देखते ही नजरें चुरा ली और आगे बढ़ने लगी, लेकिन सरफराज ने उसका रास्ता रोक लिया। कैसी हो शहाना? उसने धीरे से पूछा। शहाना ने बस इतना कहा, ठीक हूं, और आगे बढ़ गई। लेकिन उस छोटी सी मुलाकात ने उसके दिल में दबी हुई पुरानी मोहब्बत को फिर से जगा दिया। वो कई दिनों तक उस मुलाकात को भूल नहीं सकी। उस दिन सड़क पर हुई वह छोटी सी मुलाकात देखने में भले ही मामूली थी,
लेकिन उसने शाहाना के मन के भीतर दबी हुई भावनाओं को फिर से जगा दिया था। कई साल बीत चुके थे। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। दोनों शादीशुदा थे और दोनों एक एक बच्चे के माँ बाप भी बन चुके थे। मगर दिल के किसी कोने में दबी हुई वो पुरानी मोहब्बत शायद कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उस दिन के बाद कई दिनों तक शाहाना का मन बेचैन रहा। वो बार बार उसी मुलाकात को याद करती। सरफराज का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहता। वो खुद को समझाने की कोशिश करती कि अब वह एक शादीशुदा औरत है, 2 बच्चों की मां है और उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। लेकिन दिल अक्सर दिमाग की बात नहीं मानता। कुछ दिनों बाद एक दिन फिर दोनों का सामना हो गया। इस बार सरफराज ने थोड़ा लंबी बातचीत की। उसने पुराने दिनों की बातें छेड़ दी। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। फिर वही हुआ जो शायद होना तय था। दोनों के बीच फिर से चोरी छिपे मुलाकातें शुरू हो गई। अब शाहाना के पास एक बहाना भी था। वो आंगनबाड़ी में काम करती थी, इसलिए दिन में कई घंटे घर से बाहर रहती थी। इस दौरान वह मौका निकालकर सरफराज से मिलने लगी। कभी शहर के किसी सुनसान कोने में, कभी किसी दोस्त के घर, कभी किसी बाजार के पीछे। उनकी मुलाकातें फिर से पुराने दिनों की तरह होने लगी। उधर शाहाना की जिंदगी अपने ढंग से चल रही थी। कुछ समय बाद वह दूसरी बेटी की मां भी बन गई। नवाब अपनी पत्नी और बच्चों से बेहद प्यार करता था। वो एक मेहनती और सीधा साधा इंसान था। वह दिन रात अपने कारोबार में लगा रहता ताकि परिवार को किसी चीज की कमी न हो। शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। नवाब को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पीठ पीछे उसकी पत्नी क्या खेल खेल रही है। शाहाना और नवाब का मकान 2 मंजिला था। ऊपर की मंजिल पर शाहाना और उसकी दोनों बेटियां रहती थी। नवाब अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। जब वह घर पर नहीं होता तो शाहाना घंटों मोबाइल पर सरफराज से बातें करती रहती। जब मोबाइल का बैलेंस खत्म हो जाता तो सरफराज तुरंत रिचार्ज करवा देता। धीरे धीरे उनकी बातचीत इतनी बढ़ गई कि दिन में कई कई बार फोन पर बातें होने लगी। उधर सरफराज भी अपनी चालें चल रहा था। उसे पता था कि अगर उसे शाहाना से बेझिझक मिलना है तो नवाब का भरोसा जीतना जरूरी है। इसलिए उसने धीरे धीरे नवाब से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। पहले हल्की फुल्की मुलाकातें हुई, फिर कभी चाय पर बैठना, कभी कारोबार की बातें, कभी किसी काम में मदद। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। नवाब को यह बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि उसका यही दोस्त उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। नवाब के भाई जसपुर में ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। ये कारोबार काफी लाभदायक था। इसी काम को बढ़ाने के लिए नवाब ने हरिद्वार के लक्सर में भी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू कर दी। इस वजह से उसका ज्यादातर समय लक्सर और हरिद्वार में बीतने लगा। अब वो अक्सर कई कई दिनों तक घर नहीं आता था। यह स्थिति शाहाना और सरफराज के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। नवाब के बाहर रहते ही दोनों खुलकर मिलने लगे। कभी सरफराज जसपुर आ जाता, कभी शाहाना किसी बहाने शहर के बाहर चली जाती। धीरे धीरे उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा गहरा होता चला गया। इस दौरान एक और दिलचस्प बात हुई। सरफराज ने भी नवाब के सहयोग से लक्सर में अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू कर ली। अब दोनों केवल दोस्त ही नहीं बल्कि कारोबारी साझेदार भी बन गए थे। नवाब को सरफराज पर इतना भरोसा हो गया था कि वह कई बार अपने ऑफिस की जिम्मेदारी भी उसके हवाले कर देता। जब ऐसा होता तो सरफराज मौका देखकर जसपुर पहुंच जाता और शाहाना के साथ समय बिताता। उनकी ये खतरनाक नजदीकियां अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से वापसी लगभग असंभव थी। नवाब की हत्या से करीब 5-6 महीने पहले की बात है। एक दिन सरफराज और शाहाना अकेले बैठे थे। उस दिन सरफराज ने अचानक कहा, शाहाना, क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। शाहाना ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। तुम भी कैसी बातें करते हो? वह बोली, हम दोनों पहले से शादीशुदा हैं।
सरफराज ने गंभीर होकर कहा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर शाहाना ने धीमे स्वर में कहा, तुम ये तो जानते ही हो कि नवाब के रहते मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। सरफराज ने उसकी आंखों में देखा। शाहाना ने आगे कहा, अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। उसकी इस बात का मतलब साफ था। सरफराज समझ चुका था कि शाहाना क्या चाहती है। उस पल शायद दोनों ने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला लिया था। एक ऐसा फैसला जो आगे चलकर एक इंसान की मौत और कई जिंदगियों की बर्बादी का कारण बनने वाला था। उसी समय किस्मत ने भी जैसे उनका साथ देना शुरू कर दिया। करीब 2.5 महीने पहले सरफराज का ड्राइवर मकसूद एक दुर्घटना में घायल हो गया। उसे इलाज के लिए काशीपुर के हमदम अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी अस्पताल में सरफराज की मुलाकात 2 युवकों से हुई, खालिद और उस्मान। खालिद रामपुर जिले के बैजनी गांव का रहने वाला था और अस्पताल में ओटी टेक्नीशियन था, जबकि उस्मान मुरादाबाद जिले के रोशनपुर बहेड़ी गांव का रहने वाला था और सनराइज अस्पताल में कंपाउंडर था। दोनों की आपस में अच्छी दोस्ती थी। एक दिन बातचीत के दौरान सरफराज ने उनसे एक अजीब सवाल पूछ लिया, क्या कोई ऐसी दवा होती है जिससे किसी आदमी की मौत हो जाए और किसी को पता भी न चले? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। खालिद हल्का सा मुस्कुराया, काम तो सब हो जाते हैं भाई, लेकिन ऐसे काम में खर्चा होता है, उसने कहा। कितना? कम से कम 1 लाख रुपए। सरफराज के लिए यह रकम कोई बड़ी बात नहीं थी। अपने प्यार को पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। उसने तुरंत सौदा तय कर लिया। उसने 75,000 रुपए खालिद और उस्मान को दे दिए। बाकी 25,000 रुपए काम पूरा होने के बाद देने का वादा किया गया। अब योजना बन चुकी थी। सरफराज ने दोनों को प्रॉपर्टी डीलर बताकर नवाब से मिलवाया। उसने नवाब से कहा, अगर तुम इन लोगों से कोई प्रॉपर्टी का सौदा कराओगे तो अच्छा कमीशन मिलेगा। नवाब खुश हो गया। उसे लगा कि इससे उसकी आमदनी और बढ़ जाएगी। इसी बहाने खालिद और उस्मान की नवाब से दोस्ती हो गई। नवाब शराब पीता था। इसका फायदा उठाते हुए दोनों उसे अक्सर शराब पिलाने लगे। धीरे धीरे उनका प्लान तैयार हो गया। फिर आया 8 दिसंबर 2015 का दिन। उसी दिन उन्होंने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। सरफराज नवाब को साथ लेकर काशीपुर पहुंचा। वो उसे खालिद और उस्मान के पास छोड़कर बोला, मुझे शहर में एक जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूं। और वो वहां से निकल गया। दरअसल यही सब पहले से तय था। सरफराज के जाते ही खालिद और उस्मान नवाब को रामनगर रोड पर ले गए। वहां उन्होंने सड़क किनारे बैठकर उसे जमकर शराब पिलाई। शराब के नशे में नवाब पूरी तरह ढीला पड़ गया। इसके बाद तीनों सनराइज अस्पताल पहुंचे। वहां उस्मान काम करता था। उसने अस्पताल के मालिक डॉक्टर सम से कहा कि उसे जसपुर जाना है। उसने उनसे उनकी नैनो कार मांग ली। डॉक्टर सम्स ने बिना किसी शक के कार दे दी। अब कार में 3 लोग थे, खालिद, उस्मान और शराब के नशे में धुत नवाब। कार जसपुर की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में ही खालिद ने नवाब को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। बेहोशी का इंजेक्शन लगते ही नवाब का शरीर ढीला पड़ गया। उसका सिर कार की सीट पर एक तरफ लुढ़क गया था। आंखें बंद थी और सांसें भारी हो गई थी। कार के भीतर कुछ क्षणों के लिए अजीब सी खामोशी छा गई। ड्राइविंग सीट पर बैठा उस्मान सड़क पर नजरें टिकाए हुए था, जबकि बगल में बैठे खालिद ने पीछे मुड़कर नवाब को देखा। उसने हल्के स्वर में कहा, अब ये होश में नहीं आएगा। कार धीरे धीरे जसपुर की ओर बढ़ रही थी। बाहर दिसंबर की ठंडी हवा बह रही थी और सड़क पर इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। रात का अंधेरा घना हो चुका था। दोनों जानते थे कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही देर बाद कार शेर अली बाबा की मजार के पास पहुंच गई। ये वही सुनसान जगह थी जिसे उन्होंने पहले से ही चुना था।
उस्मान ने कार सड़क के किनारे रोक दी। दोनों कुछ क्षणों तक चुप बैठे रहे। शायद उस पल दोनों के भीतर हल्की सी घबराहट भी थी, मगर अब वे उस रास्ते पर चल पड़े थे जहां से वापसी नामुमकिन थी। खालिद ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। फिर उसने पीछे का दरवाजा खोलकर बेहोश पड़े नवाब को देखा। उस्मान भी कार से उतर आया। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब उनके हाथों में वह काम था जिसके लिए उन्होंने 1,00,000 रुपए का सौदा किया था। खालिद ने जेब से एक और इंजेक्शन निकाला। यह ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला इंजेक्शन था, लगभग 10 ml। उसने बिना झिझक नवाब की बाह में पूरा इंजेक्शन लगा दिया। कुछ सेकंड बीते, नवाब का शरीर हल्का सा झटका खाकर फिर ढीला पड़ गया। अब दोनों को यकीन हो गया था कि वह पूरी तरह बेहोश है। उन्होंने उसे कार से नीचे उतारा। सड़क किनारे पड़े नवाब को देखकर शायद किसी को भी लगे कि कोई व्यक्ति शराब के नशे में गिर पड़ा है, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। खालिद और उस्मान ने नवाब के शरीर को सड़क पर थोड़ा आगे खींचा। फिर दोनों वापस कार में बैठ गए। उस्मान ने इंजन स्टार्ट किया। कार धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर अचानक उसने कार को पीछे मोड़कर तेज रफ्तार से नवाब की तरफ बढ़ा दिया। कुछ ही क्षणों में कार का पहिया नवाब के शरीर के ऊपर से गुजर गया। एक बार, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार। उस बेरहमी से कुचलने के बाद नवाब की मौके पर ही मौत हो गई। उसका शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो चुका था। दृश्य ऐसा बना दिया गया था कि देखने वाले को लगे यह एक सड़क दुर्घटना है। हत्या को दुर्घटना का रूप देने के बाद दोनों ने अपनी अगली चाल चली। सरफराज ने पहले ही दिन उस्मान को शहाना का मोबाइल नंबर लिखकर दे दिया था। उस कागज को उन्होंने नवाब की जेब में डाल दिया। इसका मकसद साफ था, अगर पुलिस लाश तक पहुंचे तो वो आसानी से घरवालों तक खबर पहुंचा सके और सबको यही लगे कि नवाब किसी हादसे का शिकार हो गया। इसके बाद खालिद और उस्मान कार लेकर वापस काशीपुर की ओर लौट गए। रास्ते में उस्मान ने मोबाइल निकालकर सरफराज को फोन किया। काम हो गया। फोन के उस पार कुछ पल के लिए खामोशी रही। फिर सरफराज ने धीमे स्वर में कहा, ठीक है। उसकी आवाज में राहत साफ झलक रही थी। उसने तुरंत ये खबर शहाना को भी दे दी। उधर शहाना ने फोन पर बस इतना कहा, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन उसके दिल में उस समय क्या चल रहा था, ये शायद वही जानती थी। हत्या के बाद तीनों ने एक और सावधानी बरती। उन्होंने अपने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए ताकि पुलिस उनकी लोकेशन तक न पहुंच सके। उन्हें लगा कि उनकी योजना पूरी तरह सफल हो गई है। लेकिन अपराध कितना भी चालाकी से क्यों न किया जाए, कहीं न कहीं कोई न कोई निशान छोड़ ही देता है, और यही निशान अंततः उन्हें पुलिस तक ले आए। जब पुलिस ने खालिद और उस्मान को गिरफ्तार किया और पूछताछ की, तो पूरी कहानी धीरे धीरे सामने आ गई। उनकी स्वीकारोक्ति के बाद पुलिस ने सरफराज और शहाना से भी कड़ाई से पूछताछ की। आखिरकार दोनों ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस के सामने अब साफ हो चुका था कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। एक ऐसी हत्या जिसकी जड़ें मोहब्बत और जुनून में छिपी हुई थी। पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया। चारों आरोपियों सरफराज, शहाना परवीन, खालिद और उस्मान को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस हत्याकांड के खुलासे के बाद पूरे जसपुर शहर में सनसनी फैल गई। लोग हैरान थे कि जिस नवाब को सब एक नेक और सीधा साधा इंसान मानते थे, उसकी हत्या उसी की पत्नी और उसके दोस्त ने मिलकर करवा दी। ये कहानी केवल एक हत्या की नहीं थी, ये कहानी थी अधूरी मोहब्बत की, जिद की और उस अंधे जुनून की जो इंसान को सही और गलत के फर्क से भी दूर कर देता है। इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने वाली पुलिस टीम की सराहना हर जगह होने लगी। एसएसपी केवल खुराना ने इस केस का खुलासा करने वाली टीम को 2,500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की।
वहीं नवाब के परिवार वालों ने भी पुलिस को धन्यवाद देते हुए 5,000 रुपए का इनाम दिया। लेकिन इन इनामों और खुलासों के बीच एक सच्चाई हमेशा के लिए जसपुर की फिजा में तैरती रह गई। एक सीधा सादा आदमी जो अपनी पत्नी पर आंख बंद करके भरोसा करता था, उसी भरोसे की कीमत उसने अपनी जान देकर चुकाई। और जिस मोहब्बत के लिए ये सब किया गया, वही मोहब्बत आखिरकार 4 जिंदगियों को सलाखों के पीछे ले गई। इस तरह नवाब हत्याकांड की कहानी खत्म हुई। लेकिन यह कहानी आज भी लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि जब मोहब्बत जुनून बन जाए और इंसान हवस और स्वार्थ में अंधा हो जाए, तो उसका अंजाम अक्सर बर्बादी और खून ही होता है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे भी ऐसी ही सच्ची क्राइम की कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।